नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। सामंतवाद के उदय में सामंतवाद का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ, जिसमें अपन ने पढ़ा है कि सामंतवाद का विकास जो है ये दो बातों पर निर्भर करता है। दो बातें, मनुष्य और मनुष्य के मध्य संबंध तथा भूमि की पट्टेदारी। मनुष्य और मनुष्य के संबंध में महत्वपूर्ण उस समय यह संस्था थी वालसेज संस्था। वासल, इसके बारे में पढ़ा अपन ने। वासल यानी कि अनुचर होता है, और ये अनुचर को भूमि अनुदान के रूप में सामंत देता है। वो अनुचर उस पर उसका मालिक होता है और उस पर खेती करता है, और उस सामंत के सामंत के अंडर में कार्य करता है। सैनिक सेवा प्रदान करने के बदले में ये भूमि वासल के रूप में दी जाती है, अनुचर को दी जाती है। बेनिफिश जिसे बोला जाता है, पट्टेदारी। अनुचर यानी कि ऊंचे व्यक्ति, वासल का मतलब है यानी कि ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत लड़ने वाला व्यवसायी व्यक्ति। पहले पढ़ चुके अपन इसको बारे में। उसके अंतर्गत लड़ने वाला व्यक्ति वो जो है वासल कहलाता था। और आक्रमण से परेशान होकर के, बाहरी आक्रमणों से परेशान होकर के शालमेन के जो उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों को सहयोग की आवश्यकता अनुभव हुई, और उत्तराधिकारियों ने ये महसूस किया कि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जो है वो संगठित अश्वारोही सेना की आवश्यकता है। तो इस समस्या का हल निकालने के लिए उत्तराधिकारियों ने बेनिफिस के रूप में भूमि का अनुदान देना प्रारंभ किया। बेनिफिस के रूप में भूमि का अनुदान दिया गया, और वो उस भूमि पर जो है, जो भी बेनिफिस प्राप्त करता था उस भूमि पर वो कृषि कार्य करता था और घोड़े भी रखता था। उससे वो अपने परिवार का पालन भी करता था और घोड़े का पालन भी करता था, और सैनिक के रूप में जो है उसको सेवा देनी पड़ती थी। जब भी जरूरत पड़ती थी उत्तराधिकार को या सामंत को, तब जो है उसको स्वामी भक्ति के रूप में सेवा देनी पड़ती थी। स्वामी भक्ति की उसको शपथ लेनी पड़ती थी। ये इसमें जो है स्वामी के प्रति भक्ति ही सबसे प्रमुख थी। जो स्वामी का आदमी कहलाता था, उसको जो है होमो कहा जाता था। होमिनेज, फिडलस या होमिनेज यानी कि स्वामी भक्त। और स्वामी भक्त बनने के लिए जो है फिर अन्य जो बड़े बड़े जो भूखंड अधिकारी थे, भूखंड के जो मालिक थे, उनसे भी जो है ये अपेक्षा की गई कि वो भी जो है उनको भी सैनिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। तो ये जो बड़े बड़े जो भूखंड के अधिकारी थे, इन्होंने भी अपने जो विशाल भूखंड है, उन विशाल भूखंडों को जो है बेनिफिस के रूप में देना प्रारंभ कर दिया। बेनिफिस के रूप में दिए। लोगों ने अपनी भूमि के कुछ क्षेत्र वो बेनिफिस के रूप में दे दिए, और बेनिफिस में जो है भूमि का जो पट्टेदार होता था, जो भूमि का मालिक होता था, जिसको जो है भूमि दूसरे व्यक्ति को दी है, जो पट्टेदार जो मालिक होता था, और उस भूमि पर जितने भी आबाद जो किसान होते थे वो उस पट्टेदार के अंडर में कार्य करते थे। पट्टेदार की सैनिक सेवा करने का काम करते थे। बदले में जो है उसको सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। वो जितने भी किसान लोग जो थे पट्टेदार की भूमि पर
काम करते थे, तो सैनिक सेवा के रूप में उनको काम में लिया जाता था। और होमो बनने के लिए, अनुचर बनने के लिए और होमो बनने के लिए, स्वामी भक्त बनने के लिए ये बड़े बड़े जो भूखंड अधिकारी थे, भूखंड के जो मालिक थे, ये भी अब जो है वो आगे आने लगे, वो भी जो है अनुचर बनने लगे। किनके? उत्तराधिकारियों के, उत्तराधिकारियों के अनुचर बनने लगे और स्वामी भक्त की शपथ लेने लगे, चाहे वो जो है सामान्य भूमि के मालिक हो या फिर धार्मिक भूमि के मालिक हो, किसी प्रकार की भूमि उनके पास हो। अपनी अपनी भूमि के हिसाब से सभी भूमिपतियों को अपनी अपनी भूमि के अनुपात में सैनिक सहायता देनी पड़ती थी राजाओं को। उन लोगों को जो है अपनी अपनी भूमि के क्षेत्र में सहायता देनी पड़ती थी। यह जो है बड़े बड़े भूखंड अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई उत्तराधिकारी के द्वारा। तो ये जो बड़े बड़े भूखंड अधिकारी थे, इन्होंने क्या किया कि इनकी जो विस्तृत भूमि थी, उस विस्तृत भूमि को जो है बेनिफिस के रूप में कुछ लोगों को इन्होंने देना प्रारंभ कर दिया। भूमि के मालिक तो स्वयं होते थे, लेकिन बेनिफिस के रूप में जो है अनुदान के रूप में वो भूमि दूसरे को दे दी, क्योंकि जो भूमि का मालिक है उसको भी सैनिक सहायता किसको देनी है? अपने उत्तराधिकारी, उसको देनी है, राजा को देनी है, अपने से उच्च अधिकारी को देनी है। तो इसके लिए जो है बड़े भूखंड वालों ने जो है अपनी विस्तृत भूमि के छोटे छोटे भागों को अन्य लोगों को देना प्रारंभ कर दिया और उन अन्य लोगों को जो है अपना अनुचर बना लिया। किस बेस पे बनाया? कि वो जो है उनको सैनिक सहायता, उनके लिए सैनिक के रूप में कार्य करेंगे। इस शर्त पर जो है वो भूमि बेनिफिस के रूप में अन्य लोगों को दी गई। यानी कि जितने भी भूमि पर, उस बेनिफिस भूमि पर जितने भी किसान आबाद होते थे, उन पर जो है, उन किसानों पर पूरा अधिकार उस बेनिफिस मालिक का होता था, उस पट्टेदार का होता था। भूमि की पट्टेदारी उस पट्टेदार का अधिकार होता था। वो पट्टेदार जैसे चाहे वैसे उन किसानों को काम में लेता था, उन किसानों से काम करवाता था, उनसे सैनिक से, इसके बदले में सैनिक सेवा प्राप्त करता था। इसके अलावा, और यह सैनिक सेवा देना अनिवार्य था, भाई अनिवार्य आवश्यकता थी। ये पट्टेदार की सहायता करना, पट्टेदार की सेवा करना, यह अनिवार्य आवश्यकता थी। तो इसके बदले में जो है भूमि के पट्टेदार को सेवा मिलने लगी। भूमि के पट्टेदार ने क्या किया? अपनी भूमि को अन्य किसानों में बांट दिया। बांट दिया का मतलब जो है वो उस पर खेती कार्य करते थे। मालिक तो ये होता था भूमि का पट्टेदार, और जितने भी किसान इसकी भूमि पर आबाद होते थे उन किसानों से यह सैनिक रूप में सहायता लेता था। इसके बदले में भूमि के पट्टेदार को क्या मिला? तो इसके बदले में भूमि के पट्टेदार को केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि केंद्रीय शक्ति की तरफ से विशेष छूट मिलती थी। यह विशेष छूट जो है छूट दी जाती थी, यानी कि अधिकारों में छूट मिलती थी। और स्वयं जो है अधिकारों में क्या छूट मिलती थी? अधिकारों में यह छूट मिलती थी कि स्वयं भूमि का पट्टेदार अपनी सशस्त्र सेना रख सकता है, अपने न्याय की व्यवस्था स्वयं कर सकता है, यह उसको विशेष छूट मिलती थी। अपने क्षेत्र से कर वसूल कर सकता है, सेवा के बदले में जो है कर वसूल कर सकता है। और जब भी जो है इसके स्वामी का आदेश मिलेगा तब जो है इस भूमि के पट्टेदार को स्वामी के समक्ष सेना सहित उपस्थित होना पड़ेगा। यह भूमि की पट्टेदारी में था। यह विशेष छूट दी जाती थी इनको। यह बेनिफिस पद्धति चलाई गई। फिर यह बेनिफिस पद्धति चलाई गई, यानी कि भूमि का विशेष अनुदान, यह बेनिफिस पद्धति है। जो पहले जो है रोमन की जो प्रथाएं थी उसमें विकसित थी यह बेनिफिस पद्धति। रोमन प्रथाओं में विकसित हुई, लेकिन सभी जगह जो है सैनिक सेवा से संबंधित नहीं रही।
काफ़ी वर्षों बाद जो है इसका नया नाम सामने आया। अब नया नाम क्या सामने आया, तो नए नाम के रूप में जो है इसको फीप बोला गया। नए नाम के रूप में इसको फीप फीप के नाम से जाना गया। ये पहले रोमन प्रथाओं में प्रचलित थी ये बेनिफिस पद्धति, और हमेशा सभी जगह सैनिक सेवा के बदले में नहीं दी जाती थी। और कई वर्षों बाद जो है इसका नया नाम सामने आया फीप के रूप में। फीप का मतलब है जो है कि वह भूमि जो सैनिक सेवा के बदले में दी जाती है। सैनिक सेवा के बदले में दी जाती। लेकिन अंतर क्या था? लेकिन अंतर यह था कि इस फीप पर जो है अधिकारी, सरकारी अधिकारी होते थे, सरकारी कार्यालय होते थे इस फीप पर। और इसी वजह से जो है ये ज्येष्ठ पुत्र को, जो भी फीप का मालिक होता था, तो ज्येष्ठ पुत्र को जो है ये उत्तराधिकार के रूप में मिलती गई। ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में मिलती गई। लेकिन इसमें यह होता था कि भूमि का बंटवारा तो हो सकता था, लेकिन अधिकारी कार्यालय का बंटवारा कैसे करोगे? क्योंकि इसमें जो है अधिकारी और कार्यालय भी सम्मिलित होते थे इस फीप में, इसलिए जो है इसका बंटवारा नहीं होता था। यह उत्तराधिकारी के रूप में मिलता रहा। व्यावहारिक रूप में जो है यह तब सामने आया, ये व्यावहारिक बन गया। ये ज्येष्ठाधिकार की यह प्रथा न तो रोमन में थी और न ही जर्मन, लेकिन 8वीं 9वीं शताब्दी में जो है यह व्यावहारिकता की उपज बन गई है, व्यवहार में आने लगी है। यह फीप की भूमि जो है फिर उत्तराधिकार के रूप में जो है ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगी। तो इस प्रकार से जो है ये सामंतवाद का इस प्रकार से विकास हुआ। विकास क्रम अपन ने पढ़ा है कि सामंतवाद का विकास किस प्रकार से हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक, विकास क्रम के बाद सामंतवाद का विकास, और सामंतवाद के विकास के बाद तीसरा टॉपिक इसमें सामंतवाद के कारण, किन कारणों से जो है यह सामंतवादी प्रथा पूरे रोम साम्राज्य से पूरे विश्व में फैल गई। वो कारण इसमें जो है मुख्य रूप से 2 कारण बताए गए हैं सामंतवाद के। क्या क्या कारण रहे? 2 कारण मुख्य थे इसमें। 2 कारण कौन से मुख्य थे? एक कारण था राजनीतिक कारण, और दूसरा कारण है आर्थिक कारण। दो कारणों के आधार पर सामंतवाद के कारणों को जो है यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जब राजनीतिक कारण, पहला कारण देखते हैं, ये पहला कारण राजनीतिक कारण। जब रोमन साम्राज्य का पूर्ण रूप से उत्कर्ष हो चुका था पश्चिमी यूरोप में, ये अपन ने पढ़ा है
पश्चिमी यूरोप में जो है रोम साम्राज्य ने अपना पूरा अधिकार जमा लिया। लंबे समय तक रोमन साम्राज्य का शासन रहा और इस रोमन साम्राज्य में पूरे पश्चिमी यूरोप में बड़ी शांति व्यवस्था कायम रही जब तक रोमन साम्राज्य पश्चिमी यूरोप में कायम था। तब तक वहाँ का शासन, वहाँ की शांति, वहाँ की सुव्यवस्था सिस्टमैटिक ढंग से थी। लंबे समय तक शासन रहा रोम का पश्चिमी यूरोप में। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हुआ, जब से विघटन प्रारंभ हुआ तब से जो है पश्चिमी यूरोप में अराजकता फैल गई, अशांति, अव्यवस्था का शिकार हो गया पश्चिमी यूरोप। जब से रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ अशांति फैल गई, अव्यवस्था हो गई। जब विघटन हुआ और इसी के साथ ही बाहरी आक्रमण, राजनीतिक कारण में रोमन साम्राज्य का विघटन, अब जैसे ही रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो फिर क्या हो गया, यह बाहरी आक्रमण। रोमन साम्राज्य का विघटन होते ही बाहरी आक्रमणों का सिलसिला शुरू हो गया पश्चिमी यूरोप में। बाहरी आक्रमण का सिलसिला प्रारंभ हो गया। विघटन होने के बाद बाहरी आक्रमण होना शुरू हो गए। पश्चिमी यूरोप में अराजकता फैल चुकी थी, एकता का अभाव था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब जो है आक्रमण भी होने लगे, रोमन साम्राज्य का विघटन होने लगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जो है किसानों का संकट और बढ़ गया। किसानों का संकट बढ़ गया। कैसे बढ़ गया किसानों का संकट? तो किसानों का संकट इस वजह से बढ़ा क्योंकि उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। किसान असुरक्षित हो गए और सभी लोग जो है किसानों को लूटने लगे। किसानों ने अपने आप को असुरक्षित समझ लिया, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। सब लोग जो है आक्रमणकारी वगैरह जो है सब उनको लूटने लग गए। और ऐसी स्थिति में किसानों के ऊपर जब संकट आया तो ऐसी स्थिति में जो है खेती करना, जब किसानों को ही लूटने लगे तो ऐसी स्थिति में किसानों का खेती करना दुभर हो गया। किसानों का खेती करना और फसल प्राप्त करना, फसल प्राप्त करना संकट में आ गया। हर कोई लूटने लग गया किसानों को। खेती भी नहीं कर पा रहे थे और खेती भी करते मान लो जो है तो फसल ही जो है घर तक नहीं ला पाते थे, वो फसल ही लूट ली जाती थी। तो पैदावार ले लेना भी ये जो है बिल्कुल असंभव हो रहा था। रोमन साम्राज्य की जब गर्त में जाने लगा, रोमन साम्राज्य अवनति हुई, उस समय जो बड़े बड़े जो सरदार थे, जो सामंत लोग थे, अवनति के समय रोमन साम्राज्य का जब पतन होना शुरू हुआ रोमन साम्राज्य का, तब जो सामंत और बड़े बड़े जो सरदार थे, ये बड़े बड़े सरदारों ने क्या किया, बड़े बड़े सरदारों ने वो अपने अपने गांव लौटने लगे।
कुलीन सरदार क्या करने लगे? ये कुलीन सरदार अपनी सुरक्षा के लिए, कुलीन सरदार अपनी सुरक्षा के लिए गांव लौटने लगे, क्योंकि गांव में किले वगैरह थे, इनके दुर्ग वगैरह गांव में ही थे, इसलिए गांव में लौटने लगे। ये जहां उनके शक्तिशाली दुर्ग थे, कुलीन सरदार जो थे वो गांव की तरफ पलायन कर गए। ऐसी स्थिति में जो है, जब अपनी सेना के साथ कुलीन सरदार गांव लौटे तो इन्होंने क्या किया? कुलीन सरदारों ने रात्रि के समय में, अंधेरा तो था ही सही, रात्रि के अंधेरे में ये कुलीन सरदार लगते जो अपने सैनिकों के साथ, अपने अनुचर के साथ निकलते, और अनुचर के साथ निकल करके दुर्ग से बाहर निकल करके और आसपास के जो किसान लोग थे, आसपास के किसानों को लूटने लग गए। कौन लूटने लग गए? ये कुलीन सरदार ही लूटने लग गए। कुलीन सरदारों द्वारा किसानों का लूटना। रात के अंधेरे में निकलते अपने अनुचरों के साथ, अपने सैनिकों के साथ, और आसपास के किसानों को लूट लेते। भाई वैसे ही तो किसान परेशान थे, खेती नहीं हो रही थी, फसल प्राप्त नहीं हो रही थी, इसके अलावा जो है कुलीन सरदारों ने भी ऐसा काम किया, लूटने का काम किया। रात के अंधेरे में जो है किसानों को लूटने लग गए। और कभी कभी क्या होता था, अपने जैसे कुलीनों पर दवा बोल करके, ये कुलीन सरदार ही क्या होते थे, ये कुलीन सरदार जो है अपने से छोटे जो सरदार होते थे उन सरदारों पर भी दवा बोल देते थे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, और उनको जो है अपने अधिकार में कर लेते थे। कुलीन सरदारों पर भी दवा बोलने लग गए और अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने लग गए। कुलीन सरदारों की लूट खसोट ने जो है, भाई पहले से किसान परेशान थे, और परेशान होने के कारण जो है किसानों के सामने और भी मुसीबत बढ़ गई। कुलीन सरदार भी उनको लूटने लग गए। ऐसी स्थिति में न तो किसान सुखी था और न ही कुलीन सरदार सुखी थे। कुलीन सरदार सुखी क्यों नहीं थे? क्योंकि कुलीन सरदारों को भी डर रहता था कि कहीं दूसरा जो है सरदार हम पर आक्रमण नहीं कर दे। कुलीन सरदारों को भी डर और किसानों को भी डर, तो कुलीन सरदार भी सुरक्षित नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो है कुलीन सरदार भी आए दिन दूसरे सरदारों के हमले से चिंता बनी रहती थी, कहीं दूसरा सरदार जो है हम पर हमला नहीं कर दे। तो दोनों को, किन किन को? किसानों को और कुलीन सरदारों को, दोनों को जो है आपसी सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। दोनों किसान और कुलीन सरदार, आपसी सहयोग की, आपसी सहायता की आवश्यकता पड़ी दोनों को। भाई एक दूसरे से लूटने से कुछ भी नहीं होगा, कुलीन सरदारों को ही डर, किसानों को भी डर, तो दोनों को जो है एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई। तो आवश्यकता महसूस हुई तो क्या हुआ? आवश्यकता महसूस हुई तो किसानों ने अपनी जमीनें वो सरदार को सौंप दी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? किसानों को तो लूटा है, और कुलीन सरदार कुलीन सरदारों को भी अन्य कुलीन सरदारों के आक्रमण का डर, सभी एक दूसरे से डरते थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? किसान और सरदार, कुलीन सरदार, दोनों को
एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता महसूस हुई। अब महसूस हुई तो इसका परिणाम क्या निकला? भाई किसान भी यह चाहता था कि हमको जो है हमारा जो फसल है वो कोई नहीं लूटे, और ये कुलीन सरदार ये चाहते थे कि हमको जो है रुपया पैसा और संपत्ति मिल जाए तो हम जो है शक्तिशाली बन जाएं, शक्तिशाली बन जाए तो हम ही जो है राज करें, हम पर दूसरा कुलीन सरदार राज नहीं करे या आक्रमण नहीं करे, ये चाहते थे। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है किसानों ने क्या करा किसानों ने जो है किसानों ने अपनी जमीनें सरदार को दे दी, सरदारों को सौंप दी, जमीनें सरदारों को सौंप दी। अब सौंपने के बाद ऐसे थोड़ी सौंप दी, सौंपने के बाद यह तय हुआ कि सरदार लोग किस शर्त पर सौंपी, किसानों ने जमीन भी सौंपी तो किस शर्त पर सौंपी, कुछ तो शर्त होगी। तो शर्त यह है कि सरदार लोग उन्हें नहीं लूटेंगे, उनकी फसलों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस शर्त पर किसानों ने अपनी जमीनें सरदारों को सौंप दी, और इसके बदले में किसानों ने अपने खेतों की उपज का, भाई खेती तो कौन करेंगे, खेती तो किसान ही करेंगे, लेकिन इसके बदले में अपने खेत से जो भी उपज, जो भी फसल प्राप्त होती थी, उस फसल का निश्चित भाग सामंतों को देने, इसके अलावा सामंतों के दूसरे काम वो निशुल्क, बिना किसी शुल्क के करने का वचन दिया। दोनों के बीच समझौता हो गया, किसानों और सरदारों के बीच। जमीनें जो है किसानों ने सरदारों को दे दी, मालिक जो है सरदार बन गए, किसान तो केवल खेती करने वाले। लेकिन इसके बदले में यह शर्त तय हुई कि वो जो है किसानों को, सरदार किसानों को नहीं लूटेंगे, न ही उनकी फसलों को हानि पहुंचाएंगे। तो इसके बदले में जो है किसान जो भी उपज उगाते थे उसका निश्चित भाग सरदारों को देते थे, और सरदारों के जो काम होते थे वो निःशुल्क में करते थे। इस व्यवस्था से जो है, इस व्यवस्था से क्या हुआ, इस व्यवस्था से किसान तो सुरक्षित हो गए। अब यहां सरदारों को सौंप दी जमीन, शर्त क्या थी, शर्त यह रही, सरदार किसानों को नहीं लूटेंगे, और ना ही उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। यह शर्त तय हुई, दोनों के बीच समझौता हो गया, किसानों और सरदारों के बीच। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि इस व्यवस्था से किसान तो सुरक्षित हो गए, किसान सुरक्षित हो गए, सुरक्षित हो गए, लेकिन परिणाम क्या निकला है? लेकिन परिणाम यह निकला कि अब जो है वो अपनी भूमि के मालिक नहीं रहे, क्योंकि मालिक तो सरदार बन गए, मालिक नहीं रहे, स्वतंत्र किसान नहीं रहे। उनकी स्थिति क्या हो गई, किसान सुरक्षित हो गए, लेकिन वे अपनी भूमि के मालिक नहीं रहे।
वे केवल क्या बन गए? वे केवल अर्धदास बन गए। अर्धदास, आधे दास बन गए, आधे गुलाम बन गए। किनके बन गए? सरदारों के। वे केवल अर्धदास बन गए। एक दूसरे के बीच समझौता हुआ सुरक्षा के कारणों से। किसान भूमि से दखल हो गए, वे अर्धदास हो गए, जिसके फलस्वरूप किसानों से सामंतों का समझौता तो हो गया, लेकिन अब सामंतों की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया। सामंत खुद सुरक्षा कैसे करें, यह चिंता हो गई अब। तो वे भी जो है सामंत स्वयं की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। सामंत स्वयं की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए, स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाए। तो अपनी सुरक्षा के लिए जो है वे भी अपने आसपास के जो अधिक शक्तिशाली जो सामंत हैं, उन सरदारों का संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करने लग गए। जो अपने से शक्तिशाली सामंत हैं उसके संरक्षण प्राप्त करना चाहते थे वो भी। तो उन्होंने जो है ये जो छोटे सामंत थे, इन छोटे सामंतों ने क्या किया? फिर छोटे सामंतों ने बड़े सामंतों, छोटे सामंतों ने बड़े सामंतों, छोटे सामंत बड़े सामंतों के संरक्षण में, बड़े सामंतों के संरक्षण में चले गए। छोटे सामंत बड़े सामंतों के संरक्षण में चले गए, लेकिन चले गए तो कुछ तो शर्त होगी। क्या शर्त रही? छोटे सामंत को क्या करना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के बदले में? तो उन्होंने जो है बड़े सामंतों की सेवा करना स्वीकार किया। छोटे सामंतों ने बड़े सामंतों की सेवा करना स्वीकार किया और बड़े सामंतों ने छोटे सामंतों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। और बदले में जो है, बदले में छोटे सामंत क्या करेंगे? बदले में छोटे सामंत धन, सैनिक, ये जो है इससे बड़े सामंतों की सेवा करेंगे, धन भी देंगे और सैनिक सेवा भी करेंगे। इस प्रकार का जो है छोटे सामंतों ने बड़े सामंतों को वचन दिया। तो इस प्रकार जो है ये एक नई प्रथा का प्रचलन हुआ, नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। इस प्रकार नई राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था प्रचलन में आई। नई व्यवस्था बन गई। किसान ने संरक्षण प्राप्त किया सरदारों का, सामंतों का, और छोटे सामंतों ने संरक्षण प्राप्त किया बड़े सामंतों का। लेकिन बदले में जो है बीच में शर्तें थी। क्या शर्तें? किसानों ने तो जो है सरदारों को, सामंतों को अपनी जमीनें सौंप दी। छोटे सामंतों ने क्या किया? छोटे सामंतों ने जो है धन और सैनिक सहायता देना स्वीकार किया, सैनिक सेवा देना स्वीकार किया बड़े सरदारों का। तो इस प्रकार से जो है ये एक नई व्यवस्था पनपी, राजनीतिक सामाजिक एक नई व्यवस्था पनपी है। छोटे लोग बड़ों की सेवा करते, बड़े लोग उससे बड़े की सेवा करते। इस प्रकार की यह नई प्रणाली जो है अस्तित्व में आई। सामंत प्रथा के विकास के लिए
इसके अलावा ये था राजनीतिक कारण, जो विस्तृत रूप से हमने देखा है, जिसमें किस प्रकार से राजनीतिक कारण के रूप में और राजनीतिक कारण में जो है किस प्रकार से इसका रोमन का विघटन हुआ, और रोमन के विघटन के बाद जो है बाहरी आक्रमण हुए, किसान असुरक्षित हो गए, असुरक्षित अपनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वो सरदारों की शरण में गए। किस शर्त पर गए? छोटे सरदार भी जो है असुरक्षित हो गए, वो किनकी शरण में गए? एक प्रकार से जो है एक राजनीतिक व्यवस्था पनपी और वो राजनीतिक व्यवस्था सामंतवाद के रूप में सामने आई। ये मुख्य राजनीतिक कारण है। अगला कारण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।